जब बेटे ने माँ की तकलीफ़ नहीं समझी तो बहू से क्या शिकायत। सुबह के 11 बजे थे। सुमन जी रसोई के डिब्बों में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उनकी बहू अनु आई और बोली, हे भगवान, मम्मी जी ये चोरों की तरह रसोई के डिब्बों में क्या ढूंढ रही हैं। अब समझ में आया कि डब्बों से बिस्कुट और दालमोट कौन चट कर जाता है। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए। पीछे से अचानक बहू की आवाज़ सुनकर सुमन जी हड़बड़ा गई और उनके हाथ से एक कांच का बोतल नीचे गिर गया। फिर क्या था, अनु ने बहुत हंगामा किया, 4 बातें सुनाई और फिर बोली, अब नुकसान किया है तो सफाई भी आप करो। फटाफट इन कांच के टुकड़ों को हटाइए वरना मेरे पैर में चुभ जाएगा। हद हो गई लापरवाही की। लोग कहते हैं बच्चा कर लो, अरे कहाँ से कर लो। बूढ़े घर के संभल नहीं रहे हैं, बच्चों को कौन संभालेगा। इतना कहकर वो चली गई। उस रोज़ कमला जी खाना खाने भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कमरे में ही बैठकर ही खा ली और फिर चुपचाप डरे हुए बच्चे की तरह सो गई। शाम हुई तो अपना मन हल्का करने वो नीचे पार्क में चली गई। दुनिया में वो अकेली दुखियारी सास और माँ नहीं थी, और भी माएँ थी। सबके साथ मिलकर जब वो बातें करती तो उन्हें अपनी तकलीफ़ कम लगती थी। आशा बहन, क्या आपको भी आजकल थोड़ी थोड़ी देर में भूख और प्यास लगती है? पता नहीं क्या हुआ है, वक्त बेवक्त बच्चों की तरह मुझे भूख लगने लगती है। अब बार बार रसोई में जाकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता। न जाने बहू क्या कहती होगी कि बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है। इस उम्र में ये परेशानी होगी सोचा ना था। किसी से साझा भी नहीं कर सकती, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। सुमन जी अपनी सहेली से कहती हैं। आशा जी बोली, सुमन बहन, अब आपसे क्या बताऊं, ये परेशानी मुझे बहुत होती थी, पर उस वक्त पति साथ थे तो तकलीफ़ नहीं होती थी। सुमन जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? आशा जी, जब अपने पति की कमाई पर रहती थी, भूख लगती तो कुछ ना कुछ लेकर खा लेती थी, पर जब से वो दुनिया से गए मैंने दवाइयों को अपना भोजन बना लिया ताकि मुझे भूख ना लगे। आशा जी की आंखें भर आई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सुमन बहन, मैं तो कहूँगी आप एक बार डॉक्टर से दिखा लो। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है उसे ही बार बार भूख लगती है, और इसमें क्या बुरा है। ईश्वर ने ऐसे दिन दिखाए हैं तो हम कितना संकोच करेंगे। अगर भूख लगती है तो कुछ लेकर या मांगकर खा लो। सुमन जी बोली, परिस्थिति आप समझ नहीं रही हैं। आशा जी बोली, फिर बहू अगर आपकी भावनाओं को समझे तो उसे कहो आपके कमरे में ही कुछ रख दिया करेगी तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें ईश्वर हर किसी को बच्चा बना देता है। अब मैं आपको सलाह ही दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो बचे दिन है वो कट जाए। सुमन जी बोली, सही कहा आपने। अब याद आया मुझे, इसलिए मेरे उनको भी अक्सर भूख लगा करती थी। मैं भी कैसी बुद्धू थी कि मैं उनको कहती थी आप ठीक से खाना नहीं खाते, जिसके कारण आपको बार बार भूख लग जाती है। बहू से तो कुछ कह नहीं सकती और अभी तो अमन नहीं है, आते ही कहूँगी। एक बार मुझे डॉक्टर से दिखा दे। चलिए चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अब तो फिर भूख लगने लगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगी और अपने अपने घर चली गई। सुमन जी घर पहुंची और हाथ पैर धोकर संध्या की आरती करने चली गई। आरती करके आई और अपनी बहू अनु से बोली, बहू तुमने कुछ बनाया है तो खाने के लिए है तो दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। अनु बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। आपको अजीब नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी भूख लग जाती है?
अभी 7 बजे हैं, अगर अभी खाएंगी तो खाना कैसे खाएंगी? ऐसा कीजिए, अब आप खाना ही खा लीजिए। सब्जी तो बन ही गई है और दिन वाली रोटी बची हुई है, आप कहिए तो मैं दे देती हूँ। बाद में बेटे के सामने ये मत सुनाइएगा कि सुबह की ठंडी रोटी दी थी। सुमन जी बोली, बहू अगर मैं अभी खा लूँगी तो रात होते होते मुझे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर बोलेगी कल भी तुमने मुझे बहुत सवेरे खाना खिला दिया था, रात भर मैं भूख से छटपटाती रही थी। तुम परेशान ना हो इसलिए बोली नहीं। अनु बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, खाना नहीं दूंगी तो बेटे को सुनाएंगी कि बहू खाना नहीं देती है, और जब खाना समय पर दे देती हूँ तो उस पर भी नखरे करती हैं। ये रहा खाना, खाना है तो खाइए, मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी। और हाँ, कल तो हमने भी आपके साथ ही खाना खाया था, हमें तो भूख नहीं लगी। सुमन जी, बहू तुम अपनी उम्र देखो और मेरी देखो, कितना फ़र्क है। इतनी छोटी सी बात तुम क्यों नहीं समझती या समझना नहीं चाहती? क्या मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो उनकी रोटी का भी हिसाब रखती, और क्या अपनी माँ को भी तुम भूखा रखती? अनु गुस्से में बोली, मम्मी जी मेरी माँ से अपनी तुलना मत कीजिए, आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। और जहाँ तक मेरी बात माँ की बात है, वो समय पर खाती हैं, आपकी तरह दिन भर रसोई में कुछ ढूंढती नहीं रहती हैं। चुपचाप बैठिए, खाइए। सुमन जी, बहू भूख तो मुझे भी समय पर ही लगती थी, पर ये परेशानी मुझे पिछले 2 महीनों से हो रही है। मैं कभी तुमसे या अमन से कहती नहीं थी, पर यह परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मेरी हालत बच्चों जैसी हो गई है। अब तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अनु बोली, ठीक है, अब रोनी सूरत मत बनाइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। समझ में नहीं आता इस घर का क्या होगा, कमाने वाला एक और खाने वाले इतने। अरे मेरा तो थोड़े में चल जाता है, पर आपका तो पेट ही नहीं भरता है। इतना कहकर अनु रसोई में चली गई। सुमन जी खाना खाकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, पर उसे आने में देर हो गई तो वो सो गई। जब अमन घर आया तो अनु ने सारी बात बताई। अमन बोला, तुम तो जानती हो माँ की आदत को, कुछ परेशानी हुई नहीं कि तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन करेंगी और वो वहाँ से मुझे लेक्चर देगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस परेशानी का तुम ही हल निकालो, मैं आखिर क्या क्या करूँगा। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। अगले दिन सुबह सुमन जी अकेले चाय पी रही थी। अमन आकर बोला, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? अनु बोल रही थी, आपको कुछ परेशानी हो रही है? सुमन जी बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस रात में अगर जल्दी खा लेती हूँ तो फिर बीच रात में भूख लग जाती है। अमन बोला, तो मत खाओ, कौन ज़बरदस्ती खिलाता है? अब आप खाने के लिए मांगती होगी तभी तो वो खाना देती होगी। माँ हर बार बहू की बातों को गलत मत समझा करो, और मैं अगर घर के मामले को सुलझाता रहूँगा तो बाहर कैसे काम करूँगा? सुमन जी ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया और बेटा भी खुश होकर चला गया। 9 बजते बजते अमन दफ्तर के लिए चला गया। काम वाली घर का काम कर रही थी और अनु अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सुमन जी की बेटी प्रिया का फ़ोन आया। माँ कैसी हो, नाश्ता पानी हो गया? अमन तो दफ्तर चला गया होगा, और आपकी बहू क्या कर रही है? मैं अगर फ़ोन नहीं करती हूँ तो आप मुझे याद भी नहीं करती। बेटी के इतना पूछते ही सुमन जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इधर प्रिया घबरा गई और बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बताओ तो सही, बात क्या है? सुमन जी ने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभालती और बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बस इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है तो दिल भर आया।
प्रिया बोली, माँ आप मुझसे बात कब से छुपाने लगी? बात क्या है? मानती हूँ आप मेरी माँ हो, तो हमारा रिश्ता मन और आत्मा से जुड़ा। जैसे बचपन में आप मेरी आंसुओं का कारण समझ जाती थी, वैसे ही मैं आपकी सिसकियों को भी पहचान सकती हूँ। बताइए अब बात क्या है? सुमन जी बोली, पता नहीं बेटा क्या कारण है, पर मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है। अब बार बार बहू को खाने के लिए बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता, और सवेरे खाना खा लेती हूँ तो रात में भूख से छटपटाती हूँ। प्रिया बोली, बस इतनी सी बात? मैं इसका भी उपाय कर दूंगी। मैं यहीं से आपके लिए सूखा नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे आप अपने कमरे में रख लेना और जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। मुझे लगता है आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और आपको सभी टेस्ट करवाना चाहिए। मैं अमन से कह देती हूँ, वो घर पर बुला लेगा और आपका शुगर का टेस्ट भी हो जाएगा। चिंता क्यों करती हैं, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने माँ को एक माँ बनकर समझा और समझाया। सुमन जी बोली, नहीं बेटा उसे कुछ मत कहो, वो वैसे ही दफ्तर के काम से परेशान रहता है, बेकार में बात बढ़ जाएगी, फिर घर में कलह होगा। मुझे वो नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे क्यों रखे हैं, लेकर क्यों नहीं जाते? प्रिया बोली, माँ अगर बीमारी का वक्त पर पता नहीं चला और इलाज नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अमन से बात कर लूँगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अमन और उसकी पत्नी से अपनी बात को कहने से डरती हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझसे पहले बताइए। 2 दिन बाद खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आई, जिसे देखकर अनु बोली, मम्मी जी हम क्या आपको खाने पीने में कमी रखते हैं? जो आपने दीदी को बता दिया और उन्होंने भी वहाँ से भिजवा दिया। सुमन जी बोली, बहू अगर तुम समझी होती तो ये उपाय तुम पहले कर देती, और मैंने ये सब उसे भेजने के लिए नहीं कहा था। वो मेरी बेटी है, उसने अपनी माँ की तकलीफ़ को समझा। ये सब सामान मेरे कमरे में रखवा दो। इतना कहकर सुमन जी चली गई। लंच टाइम पर प्रिया ने अमन को फ़ोन किया और माँ की परेशानी समझाई। अमन ने कहा, दीदी मैं कोई डिस्पेंसरी नहीं खोल रखी है, और अगर माँ की परेशानी आपको परेशान करती है तो आप कुछ दिन आकर यहाँ उन्हें संभाल लीजिए या फिर अपने घर ले जाइए। प्रिया बोली, भाई किस तरह से बात कर रहे हो? एक उम्र के बाद तो अब ये आम परेशानी हो गई है, और माँ की उम्र देखो, वो बूढ़ी हो गई हैं। आज तक माँ अपना ख्याल खुद रखती थी, हमने नहीं रखा। बस वो अपनी परेशानी किसी से बांटती नहीं है। तुम कल ही उनका टेस्ट करवा, वरना मुझे आकर वहाँ रिश्तेदारों से बात करनी होगी। कोई तो हो जो माँ की देखभाल करे, क्योंकि माँ तो मेरे पास आएगी नहीं। अगले दिन ही उनका टेस्ट करवाया, उसमें उन्हें शुगर की प्रॉब्लम निकली, जिसके कारण बार बार भूख लगती थी और वो बाथरूम जाती थी। 2 दिन बाद प्रिया मायके आई। अमन अनु से बोला, अब बात को बड़ी ही सावधानी से संभालना होगा। ऐसा ना हो कि प्रिया बात को बढ़ा दे और रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो जाए, क्योंकि पापा की सारी संपत्ति अभी माँ के नाम पर है, तो थोड़ा आराम से बात करना। अमन माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी समझ नहीं पाए। जब भी कोई परेशानी हो खुलकर हमें समझाया कीजिए। मानता हूँ बेटी माँ के दर्द को पहले महसूस कर लेती है, पर मुझे भी तो सिखाइए माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अनु आई और बोली, इसमें आपका दोष नहीं, दोषी तो मैं हूँ जो मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पाई। मम्मी जी पुरानी बातों को भूल जाइएगा, हो सके तो मेरे साथ अपने बेटे को भी माफ़ कर दीजिए। सुमन जी उदास होकर बोली, जब बेटे ने माँ की तकलीफ़ नहीं समझी तो बहू से क्या शिकायत करूँ? पर एक बात कहूँ बहू,
कल तुम दोनों का भी ऐसा समय आएगा, उस रोज़ मैं देखूंगी कि तुम्हारी तकलीफ़ कौन समझता है और तुम कैसे उसका समाधान करती हो। अनु अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। सुमन जी बोली, बहू बहुत देर हो चुकी है, माफ़ी मांगने का समय भी निकल चुका है। हाँ, ये बात तुमने सही कही, जितनी दोषी तुम हो उतनी ही दोषी मेरा बेटा भी है। अरे, जब वो बोल नहीं पाता था तब मैं उसकी भूख प्यास समझ जाती थी, पर यहाँ मेरा बेटा, जवान बेटा, अपनी भूखी माँ की भूख प्यास नहीं समझ पाया। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों से। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। प्रिया इस बात से अनजान थी। उसने कहा, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं। मानती हूँ इन लोगों से गलती हुई है, पर इन्हें माफ़ कर दीजिए। सुमन जी बोली, नहीं, अगर उन्होंने गलती की होती तो मैं माफ़ भी कर देती, पर इन्होंने पूरी माँ जाति का अपमान किया है। अगर आज मैं माफ़ कर दूंगी तो कल को इनके जैसे कई बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। प्रिया अपने भाई को बोली, भाई, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। भाई भाभी दोनों प्रिया से लड़े। प्रिया बोली, माँ, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं। सुमन जी बोली, मैं क्यों जाऊँ, अपना घर छोड़कर ये लोग जाएंगे। दोनों हक्के बक्के सुमन जी को देख रहे थे। वह बोली, 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, अपना सारा सामान यहाँ से उठाओ और मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। जिसे अपने खून से सींचा उसने मेरी रोटी गिनी है। मैं समाज को अब कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती। मैं अकेली घर में मर जाऊंगी, पर तुम जैसे बेटे के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है। इतना कहकर सुमन जी अपने कमरे में गई और तुरंत अपने वकील को फ़ोन करके घर पर बुलाया और सारी कागजी कार्रवाई भी कर दी। प्रिया ने माँ को बहुत समझाया, पर वो मानी नहीं, तो आखिरकार प्रिया को अपने घर वापस जाना ही पड़ा। सुमन जी ने अमन से कहा, मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रही हूँ, पर ये तब तक तुम्हारी नहीं होगी जब तक तुम्हारी औलाद 18 वर्ष की नहीं होगी, और आधी संपत्ति मैं वृद्ध महिलाओं के नाम से वृद्ध आश्रम को दूंगी, और ये मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। अब बस 1 हफ्ते के लिए तुम इस घर में हो। इतना कहकर सुमन जी नीचे टहलने पार्क में चली गई। आखिरकार सुमन जी ने अपने मन की सुनी। पहले लोगों ने बहुत बातें बनाई, परंतु जब सबने गंभीरता को समझा तो उनके फैसले की सराहना की। अब सुमन जी ने घर में 2 कामवाली लगाई और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगी। वो जानती थी मृत्यु तो आनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता, परंतु इज्जत की मौत मिले ये जरूरी है। सीख, हमारे बिना बोले ही माँ हमारी भूख का अंदाज़ा कैसे लगा लेती थी, तो क्या उसी तरह हम अपने माँ बाप की भूख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते? कभी कभी पूछकर देखा कीजिए, हो सकता है वो अपनी भूख को दबाते होंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।